हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरी कहानी चैनल में। मुझे अपना घर किसी शरीफ लोगों को किराए पर देना था। जब मेरे पति ज़िंदा थे तो मुझे ना ही कुत्तों की आवाज़ से डर लगता, ना ही अकेलापन। अब तो एक एक लम्हा सदियों के बराबर लगता था और यूं ही आँखों में रात कट जाती थी। मैं ये सोचकर भी डर जाती थी कि अगर घर में चोर घुस आया तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि आजकल के चोर तो घर के सामान लूटने के साथ साथ घर की औरतों की इज्जत के साथ भी खिलवाड़ कर जाते हैं। सारी रात मुझे बस यही लगा रहता कि कुत्ते चोर को देखकर भौंकते हैं। मैंने अपने डर से बचने का यही हल निकाला था कि आसपास के लोगों के घर गई। मैंने अगल बगल के सभी लोगों को बता दिया कि अगर किसी को किराए के घर की तलाश है तो उसे मेरे पास भेज दीजिएगा। शर्त यही है कि किराए पर आने वाले लोग फैमिली वाले हों। मुझे नहीं पता था कि मेरी बात इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। शाम के वक्त घर में दो लोग आए। एक बुज़ुर्ग था और उसके साथ एक जवान लड़की थी। मैंने उन लोगों को ड्राइंग रूम में लाकर बिठा दिया और पूछा, मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से नहीं जानती हूँ, आप अपना परिचय दीजिए। ये तो अच्छा हुआ कि आप बाप बेटी हैं, हमारे घर पर रहेंगे। नहीं नहीं, ये मेरे पिता नहीं हैं, ये मेरे पति हैं, उस लड़की ने कहा। उस लड़की की बात सुनकर मैं हैरान थी और दोनों को एकटक नज़रों से देखने लगी। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, जी ये मेरी पत्नी है। तो उस शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने उस शख्स की पत्नी की तरफ देखा तो उसे देखकर लगा कि वो बहुत परेशान हो, उसके दिल में कुछ ना कुछ चल रहा हो, वो मुझे कुछ बताना चाहती हो और बहुत घबराई हो। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये मेरा वहम है। मैंने उन लोगों को ऊपर वाला घर दिखा दिया जो कि उन्हें बहुत पसंद आया। तो पूरे दिन में ही सोचती रही कि पता नहीं घर लड़की के घर वालों कौन सी मजबूरी रही होगी जो उन्होंने अपनी फूल सी बेटी की शादी इतने बड़े शख्स से करवा दी। शाम हुई तो मैंने सोचा कि लोग आज ही आए हैं तो आज उन्हें अपना घर सेट करने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। शाम का खाना उन्हें बनाकर दे देती हूँ। यही सोचकर मैं किचन में आ गई और 3 लोगों का खाना बनाने लगी। खाना बनाकर मैंने अच्छी तरीके से ट्रे सजाई और खाना लेकर ऊपर चली गई। मैंने दरवाज़े पर दस्तक दी पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। जब दरवाज़ा नहीं खुला तो मैं ये सोचकर परेशान हो गई कि पता नहीं मैंने ऊपर आकर अच्छा भी किया कि नहीं। मैं वापस पलटने ही लगी थी कि घनश्याम ने दरवाज़ा खोला। उसने मेरे हाथ में खाने की थाली देखी तो कहने लगा, बहन आपने बेवजह तकलीफ़ की, रेखा खाना बना रही है। मैं मुस्कुरा दी और बोली, नहीं नहीं, इसमें तकलीफ़ की कौन सी बात है, ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। उसे क्या ज़रूरत आज खाना ना बनाए, मैं ले आई हूँ। इतना कहते मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई कि अचानक घनश्याम मेरे सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, दरअसल रेखा सो रही है, उसके सर में तेज़ दर्द था, अगर अचानक उसकी नींद खुल गई तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। घनश्याम की बातों पर मैंने सिर हिला दिया और वापस चली आई, लेकिन मेरे दिमाग में हज़ारों सवालों ने जन्म ले लिया था। मैं तो सोच में पड़ गई कि घनश्याम ने एक ही वक्त में कैसे अपनी बातों को बदला था। पहले तो वो कह रहा था कि रेखा किचन में खाना बना रही है और बाद में बोल रहा था कि सो रही है। खाना खाने के बाद मैं सोचने लगी कि रेखा मेरे पास ज़रूर आएगी और खाने के लिए मेरा शुक्रिया अदा करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने बहुत देर तक रेखा का इंतज़ार किया था, लेकिन वो नीचे नहीं आई। फिर मैं अपने कमरे में सोने चली गई। मैं सोच रही थी, आज मुझे चोरों से डरने की ज़रूरत नहीं। मुझे पूरा यकीन था कि आज की रात मेरी बहुत सुकून से गुजरेगी। मैंने सुकून भरी एक गहरी सांस ली और आराम से सो गई। लेकिन आधी रात मेरी आँख खुली और मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी और सोचने लगी कि मेरी आँख कैसे खुल गई। तभी मेरे कानों में किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था कि चीखने वाली लड़की बहुत तकलीफ़ में है। मैं बहुत डर गई। मैं शुरू से इतनी डरपोक नहीं थी, लेकिन जब से मेरे पति मुझे छोड़कर इस दुनिया से गए थे, मैं तो पत्तों के हिलने से भी डरने लगी थी। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया। आवाज़ सुबह के 5 बजे तक होती रही, फिर आवाज़ बंद हुई तो मैं सोई। 8 बजे नींद खुली। चाय पीने के बाद मैं बाहर लाउंज में आकर बैठ गई। मैंने घनश्याम को देखा। वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे आया। उसके हुलिये से लग रहा था जैसे वो काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हो। मुझे ये वक्त उससे कुछ भी पूछने का सही नहीं लगा, क्योंकि कल से मेरी रेखा से बात नहीं हो पाई थी। मैं उसके साथ बैठकर उसके बारे में जानना चाहती थी। इसलिए मैं जल्दी से सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर कमरे तक गई और जल्दी से दरवाज़ा खटखटाने लगी। कोई आवाज़ नहीं आई। मैं वापस पलटने के बजाय दोबारा फिर से दरवाज़ा खटखटाने लगी थी। तभी रेखा की घबराई हुई आवाज़ मेरे कानों तक सुनाई दी। वो कहने लगी, दीदी आप ही हैं ना? मैंने कहा, हाँ हाँ मैं हूँ, तुम पहले दरवाज़ा तो खोलो। तभी मुझे रेखा की सिसकती हुई आवाज़ आई। उसने कहा, दीदी मैं दरवाज़ा कैसे खोलूँ? दरवाज़ा तो घनश्याम बाहर से ताला लगा कर गए हैं।
मैं उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई। तभी मेरी नज़र दरवाजे पर लटके छोटे से ताले पर पड़ी। मैंने पूछा, रेखा, तुम्हारा पति तुम्हें बाहर से बंद करके क्यों गया है? उसने कहा, मेरा पति मुझ पर शक करता है। उसकी उम्र मुझसे ज़्यादा है ना, उसे हर वक्त यही डर लगा रहता है कि कहीं मैं उसे धोखा न दे दूँ। मैं रेखा की ये हालत देखकर बहुत परेशान थी। मैंने उसे पूछा, अच्छा पहले तुम ये बताओ कि तुम ठीक हो ना? नहीं दीदी, मैं खुश नहीं हूँ। उसकी हालत देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मैंने कहा, रेखा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तभी रेखा बोली, दीदी आप ये सब घनश्याम को मत बताइएगा। आप यहाँ पर आई थीं या मैंने आपसे कुछ भी कहा? मैंने कहा, हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, ऐसा ही होगा, मैं उसे कुछ नहीं बताऊँगी। यही कहकर मैं नीचे आ गई थी। मुझे रेखा के घर वालों पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा ही क्यों किया। अपनी फूल सी बच्ची की शादी एक बड़ी उम्र के मर्द से कर दी, जो अपनी सारी ज़िंदगी उस पर शक करते हुए गुजार देगा। मैं सोचने लगी, कितना अच्छा होता मैं भी अकेली हूँ और रेखा भी, हम दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती, हम अपना गम भी बांट लेते। अब क्या हो सकता था। खैर, मैं अपनी रोज़मर्रा के काम निपटाने लगी और फिर सोने के लिए लेट गई। आज फिर आधी रात के वक्त मेरी आँख खुल गई थी और आज भी वजह वही थी जिसने मुझे कल सोने नहीं दिया था। मुझे फिर से किसी लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने ध्यान से सुना तो मुझे समझ आ गया कि ये आवाज़ तो बहुत करीब से आ रही थी। कहाँ से आ सकती है भला? मुझे इसका हर सूरत में पता लगाना था। मैं अपने कमरे से बाहर आ गई तो मुझे चीखने की चिल्लाने की आवाज़ और तेज़ सुनाई देने लगी। फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि ऊपर वाले कमरे से आ रही है और चीखने चिल्लाने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि रेखा है। एक लम्हे के लिए मैं सन्न रह गई थी। फिर मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ने लगी और कमरे तक पहुँच गई। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। मैं बहुत देर तक यूं ही खड़ी दरवाज़ा खटखटा रही थी, लेकिन मजाल है किसी ने दरवाज़ा खोला हो। और ऐसा भी नहीं था कि मैंने दरवाज़े खटखटाने से अंदर चिल्लाने की आवाज़ कम हो गई हो। दरवाज़ा पीटते पीटते मेरे हाथों में दर्द होने लगा, इसलिए मैं मजबूरन नीचे आ गई। आज तो पूरी रात मुझे नींद आने वाली नहीं थी, इसलिए मैं लाउंज में बैठ गई। बैठे बैठे सुबह हो गई। सुबह घनश्याम जब नीचे आया तो मुझे देखते ही घबरा गया। वो बाहर निकलने ही वाला था, तभी मैं बोली, घनश्याम साहब, मेरी बात तो सुनिए। मैंने उस शख्स के चेहरे पर एक खौफ देखा था। खुद ही बोलने लगा। शायद वो समझ गया कि मैं क्या पूछना चाहती हूँ। मेरी शक्ल सूरत गौर से देखी और बताइए, क्या रेखा जैसी लड़की मेरे साथ खुश रह सकती है? उस दिन तो आपने भी मुझे उसका बाप समझ लिया था। मुझसे बस यही गलती हुई कि मैं रेखा के बाप की बातों में आ गया। रेखा के पिता ने मुझसे 10 लाख रुपए लिए थे। वो 2 साल के वादे पर लिया था, लेकिन 5 साल गुजर गए और वो कर्ज़ नहीं लौटा रहा था। वो हर रोज़ बस यही कहकर टाल देता कि आज दूंगा, कल दूंगा, पर अब मेरे सब्र का बांध टूटने लगा। मैंने उससे कहा कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस का नाम सुनते ही वो डर गया और बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। तुम ऐसा करो, मेरी बड़ी बेटी से शादी कर लो। अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो मैं किसी और आदमी से पैसे लेकर इसे उसके हवाले कर दूंगा। दरअसल मेरी शादी बहुत पहले हो गई थी। मैं और मेरी पत्नी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे, मगर फिर एक दिन उसके बच्चा पैदा करने में मौत हो गई और साथ ही मेरा बच्चा भी मर गया था। उम्र बढ़ने के साथ साथ मुझे तन्हाई का एहसास होने लगा। जी चाहता था कि मेरा भी कोई अपना हो जिसे मैं अपना सुख बांट सकूं। और फिर उस दिन जब रेखा के पिता ने रेखा की तस्वीर दिखाई और कहा कि अगर तुम नहीं शादी करोगे तो मैं इसे किसी और के हवाले कर दूंगा, तो फिर मैं उसकी बात में आ गया और रेखा से शादी कर ली। शादी की रात रेखा ने मेरे गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और मेरे मुंह पर थूक दिया और कहने लगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करते हुए। अब वो हर रात मुझे परेशान करने के लिए चीखती चिल्लाती है, इसलिए मुझे अपना खुद का घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि लोग मुझ पर शक करते थे कि मैं अपनी पत्नी के साथ बुरा सलूक करता हूँ। मैं घर घर पर घर बदलता रहता हूँ, मगर मुझे कहीं ठिकाना नहीं मिलता। लोग रेखा की वजह से मुझे जीने नहीं देते। ये मेरा तीसरा घर है। यहाँ आते वक्त मैंने उसके सामने हाथ जोड़ा था कि मुझे इस आखिरी उम्र में यूँ जलील मत करो, मगर उसने मेरी एक ना सुनी और यहाँ आकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। लेकिन आपको एक बात बताऊं, इसमें रेखा का कोई कसूर नहीं है। वो दिमागी तौर पर बीमार हो चुकी है, उसका इलाज चल रहा है। वो लोगों को ज़ख्मी भी कर देती है, इसलिए मैं कहीं भी जाता हूँ तो उसे बाहर से बंद करके जाता हूँ। मैं ये सब सुनकर सोच में पड़ गई थी और मैंने बड़े गौर से घनश्याम की तरफ देखा।
तो उसकी तरफ देखकर यही लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। फिर मैंने कहा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं? उसने कहा, हाँ हाँ बोलिए। आप रेखा को बाहर से बंद करके मत जाया करिए। मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगी, हो सकता है कि उसकी हालत में कोई सुधार आए। घनश्याम मेरी बातों से परेशान हो गया और कहने लगा, आप ये सब इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपको उसकी हालत का अंदाज़ा नहीं। जब उसे गुस्सा आता है तो वो इस कदर जुनूनी हो जाती है कि मेरे लिए भी उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं ऑफिस में होता हूँ, अगर पीछे से वो आप पर हमला कर देगी तो क्या होगा? हो सकता है कि वो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान कर दे। इसलिए इस काम के लिए आप मुझे माफ़ कर दें। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने बोला, जो होगा उसकी ज़िम्मेदार मैं खुद होंगी। फिर उसने अपनी जेब से चाबी निकालकर मुझे थमा दी और कहने लगा, आप होशियार रहिएगा। जैसे ही आपको महसूस हो कि रेखा को गुस्सा आ रहा है तो फ़ौरन घर से बाहर निकल जाइएगा। मैंने सिर हिला दिया तो वो उठकर बाहर चला गया। मैं तो बस यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि आखिर सच कौन बोल रहा है। मैं ऊपर गई और कमरे का ताला खोलकर अंदर गई तो देखा, असल रेखा सोफे पर बैठी हुई किसी गहरी सोच में थी और बार बार अपने आंसू पोंछ रही थी। वो अचानक मुझे देखकर घबरा गई, रोने लगी और उठकर मेरे गले लग गई। उसने कहा, दीदी, मुझे बहुत दिनों से किसी ऐसे कंधे की तलाश थी जिस पर मैं सर रखकर रो सकती। ये सच था कि मैंने घनश्याम की बातों पर भरोसा कर लिया था, लेकिन मैं रेखा की भी कहानी सुनना चाहती थी। मुझे ये था कि घनश्याम ने कहीं मुझे पागल ना बनाया हो। मैंने उससे पूछा, तुम्हें क्या परेशानी? कहने लगी, दीदी, नहीं दीदी, मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं बहुत खुश हूँ घनश्याम के साथ। उसने अचानक ही काया पलटती थी। कल तक तो वो कुछ और कह रही थी। फिर उसने कहा, आप मुझे अपना घर दिखाइए कि आपने अपने कमरे की सजावट कैसे की है। मैंने कहा, ठीक है, चलो दिखाते हैं। मैं रेखा को अपने साथ नीचे लेकर आई। नीचे आते ही रेखा ने अपना बाजू मेरे सामने कर दिया। उस पर जले का निशान था। मैं डर गई और उससे पूछी, ये क्या है? तो वो कहने लगी, मैंने जो कुछ भी कल आपसे बात की, ना जाने कैसे मेरे पति ने सुन ली। शायद उसने कमरे में कोई रिकॉर्डिंग लगा रखी है। वो मुझे बहुत गहरी नज़र रखता है, इसलिए मैंने ऊपर अब से झूठ कहा कि मैं खुश हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मेरा बूढ़ा पति मुझ पे बहुत जुल्म करता है। जो रात रात भर मैं चीखती रहती हूँ ना, वो मुझे अब बहुत मारता है। मैं उन दोनों की बातों में फंसकर रह गई थी। मुझे तो दोनों की बातों पर यकीन आ जाता, पर सच तक पहुँचने का एक ही हल था, और वो था कि मैं ऊपर वाले कमरे में कैमरा लगवा दूँ। मैंने रेखा से पूछा, उसने हाँ कर दी। कैमरे के लिए मैंने किसी से कह दिया। हर रात ऊपर वाले कमरे से चीखने की आवाज़ आती और सुबह घनश्याम मेरे सामने रो रो कर अपना दुखड़ा बयान करता, और दिन के समय रेखा मेरे सामने आकर रोती और कहती, मुझ पर जुल्म बढ़ता जा रहा है। मैं रेखा का दिल बहलाने के लिए अपनी साड़ी, अपना मेकअप, गहना सब कुछ दिखाती और सब उससे बातें करती ताकि किसी भी तरह उसका दिल बहल जाए, वो मेरे साथ खुश रहे। मुझे इन दोनों पति पत्नी की बहुत फ़िक्र होती। मैं चाहती कि अगर घनश्याम मुजरिम है तो उसे जल्द से जल्द सज़ा मिल जाए, और अगर रेखा बीमार है तो उसका इलाज हो जाए। कैमरा आने से में अभी 1-2 दिन बाकी था। आज शाम मैंने फिर खीर बनाई तो सोचा रेखा को दे आती हूँ। यही सोचकर मैं सीढ़ियों से चढ़कर खीर देने गई। तभी रेखा की आवाज़ मेरे कानों तक आई। वो किसी से कह रही थी, आज तुम पूरी तैयारी करके आना, वो कमज़ोर है, उसे काबू करना आसान है। मैं ये इस बात सुनकर उल्टे कदमों लौट आई। अब मेरे सामने रेखा का किरदार एक सवालिया निशान बनकर रह गया था। शायद रेखा गलत है। वो हर रात अपने किसी आशिक को बुलाती है और घनश्याम को काबू कर लेती है। क्या पता बांध कर भी रखती हो और फिर जानबूझकर चीखती ताकि लोग घनश्याम को गलत समझें और वो अपनी मनमानी करती रहे। कैमरा आने में तो अभी देर था, इसलिए मैंने अपनी एक दोस्त लेडीज़ कांस्टेबल को फ़ोन किया और यहाँ का सारा माजरा बता दिया। मैंने उससे कहा कि रात के वक्त मुझे तुम्हारी और तुम्हारी टीम की ज़रूरत है, तुम ज़रूर आना, लेकिन बहुत होशियारी से आना। उसने कहा, ठीक, तुम बेफिक्र रहो। मैं रात का खाना खाकर अपने दोस्त का इंतज़ार करने लगी। फिर न जाने क्या हुआ, मेरी आँख लग गई और आँख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मैंने अपने आसपास हैरत से देखा तो मेरी दोस्त मेरे सामने खड़ी थी। मैंने उससे पूछा, रोहिणी, मैं यहाँ कैसे आई? वो हंसी और बोली, पूर्णिमा, तुम बहुत बड़ा कारनामा करके आई हो। कुछ दिनों से हमें शिकायत मिल रही थी कि कोई गिरोह बड़ी चालाकी से लोगों के घर चोरी कर रहे हैं। कल रात तुम्हारी वजह से वो गैंग हमारे हाथ लग गई। मैंने कहा, वो कैसे? पुलिस कांस्टेबल रोहिणी ने बताया, पूर्णिमा, जो तुम्हारे घर किराएदार रहते थे उसी गैंग का हिस्सा थे। उनका तरीका यही है कि वो बेसहारा औरतों के घर किसी न किसी बहाने घुस जाते और उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते। पति पत्नी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता और पत्नी पति के ऊपर। यूँ औरतें उनके जाल में फंसकर बाकी सब भूल जाती। तुम्हारे साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया।
तुमने खुद रेखा को घर की एक एक चीज़ दिखाई, तुमने उसे अपने ज़ेवरात भी दिखा दिए। मैं रोहिणी की बातें सुनकर सन्न रह गई कि लोग दूसरों को लूटने के लिए किस हद तक गुजर जाते हैं। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे बचा लिया। अब तो किराएदार भी रखने से डर लगने लगा। अब मैं अकेली ही रहती हूँ। मेरे ख़्याल में बुरे लोगों से तन्हाई 1000 गुना बेहतर है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी कहानी को लाइक करें।